AIR का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया रिपोर्टर, जो कि 1922 में फाउंड किया गया था। और SCC का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट केसेस। क्वेश्चन नंबर 1 है, उद्देशिका भारतीय संविधान का प्रवेश द्वार है, विवेचना कीजिए, क्या इसे संशोधित किया जा सकता है? प्रेम्बल इज अ गेटवे ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस कैन इट कैन बी अमेंडेड। उत्तर है इसका। न्यायाधिपति सुब्बा राव ने गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1967 SC 1643 के वाद में विचार व्यक्त किया कि उद्देशिका किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। उद्देशिका अधिनियम के उद्देश्यों एवं नीतियों को समझाने में सहायक होती है। इनरी बेरुवारी यूनियन AIR 1960 SC 845 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। संविधान की रचना के समय निर्माताओं का क्या उद्देश्य था या वे किन उच्चादर्शों की स्थापना भारतीय संविधान में करना चाहते थे, इन सबको जानने का माध्यम उद्देशिका ही है। अतः उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि उद्देशिका भारतीय संविधान का प्रवेश द्वार है। क्या उद्देशिका संशोधित किया जा सकता है? अब इसका देख लेते हैं क्या विवेचना किया गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973 SC 1461 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से यह अभिनिर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है, अतः इसे में संशोधन किया जा सकता है। परंतु न्यायालय ने आधारभूत ढांचे में संशोधन की सीमा भी निर्धारित की। 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि संसद को उद्देशिका में संशोधन करने की शक्ति है। अर्थात उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि उद्देशिका को मूल ढांचे की सीमा के अंतर्गत संशोधित किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये स्मॉल टाइप क्वेश्चन आंसर है जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ दिया है CLA का। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, मौलिक अधिकारों की उपलब्धता राज्य के विरुद्ध है या सामान्य व्यक्ति के विरुद्ध? अवेलेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट स्टेट ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल। उत्तर है इसका, मूल अधिकारों का जन्म ही जनता और राज्य शक्ति के बीच संघर्ष का परिणाम है। व्यक्ति अपने अधिकारों की सार्वजनिक सुरक्षा राज्य शक्ति के विरुद्ध ही आवश्यक समझता है, क्योंकि राज्य शक्ति के समक्ष वह कमज़ोर होता है। मतलब कि राज्य के समक्ष हर व्यक्ति कमज़ोर होता है, तो इसलिए ही फंडामेंटल राइट्स को बनाया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकार राज्य शक्ति के विरुद्ध गारंटी किए गए हैं, न कि सामान्य व्यक्ति के अवैध कृत्यों के विरुद्ध। व्यक्तियों के अनुचित कृत्यों के विरुद्ध साधारण विधि में अनेक उपचार उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त वह दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध इतना असहाय और अशक्त नहीं होता जितना कि राज्य की शक्ति के विरुद्ध होता है। यहाँ ओवरऑल यही कहा गया है कि राज्य जो है वो चाहे तो किसी व्यक्ति पे कोई भी नियम लगा सकता है, तो इसी को देखते हुए संविधान में हमारे मौलिक अधिकार को बनाया गया है। यद्यपि अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध ही उपलब्ध है, परंतु उच्चतम न्यायालय ने अपने आधुनिकतम निर्णयों में यह निर्धारित किया है कि जहां किसी नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन कोई प्राइवेट व्यक्ति करता है, तो न्यायालय उसके विरुद्ध भी मूल अधिकार को लागू करेंगे और पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर दिलवाएंगे। प्रतिकल मतलब कुछ होता है पैसा दिलवाना या ऐसे, इससे रिलेटेड है प्रतिकर। इस पर प्रमुख वाद है इंडियन काउंसिल फॉर
इन्वायरमेंटल लीगल एक्शन बनाम भारत संघ 1996 3 SCC 212। अतः इससे अब यह स्पष्ट हो गया है कि मूल अधिकार राज्य और सामान्य व्यक्ति दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शब्द लिंग में अब हिजड़े जो होते हैं उनको भी सम्मिलित कर लिया गया है। मूल अधिकार इन पर भी लागू होते हैं। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2014 SC 1863। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर लिखते समय डेट को लिखना, क्योंकि टीचर्स डेट को देखते हैं, आप उसमें कुछ भी वर्ड दीजिए लेकिन डेट मतलब मायने रखना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मूल अधिकार एवं नीति निषेध तत्वों के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। मूल अधिकार एवं नीति निषेध तत्वों के मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं। मूल अधिकार वाद्य योग्य है जबकि नीति निषेध तत्व वाद्य योग्य नहीं है। मूल अधिकार कतिपय विद्यमान अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ स्थिरता का निरूपण करते हैं, जबकि नीति निषेध तत्व कतिपय लक्ष्य की ओर एक गतिशीलता का निरूपण करते हैं। भाग 3 का संबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के क्षेत्रों और राज्य द्वारा उन पर रोक लगाने जा सकने की सीमा से है, जबकि भाग 4 का संबंध उन सकारात्मक कर्तव्यों से है जिनका भार सामाजिक और आर्थिक न्याय के आदेशों को प्राप्त करने के लिए राज्य पर डाला गया है। यहाँ पे भाग 3 जो होता है मौलिक अधिकार से संबंधित होता है, फंडामेंटल राइट्स, और भाग 4 जो होता है नीति निर्देशक तत्व, जिसको DPSP भी कहते हैं। चौथा पॉइंट इसमें कह रहा है, मूल अधिकार का प्रयोजन समतावादी समाज की स्थापना करना है, जबकि नीति निषेध तत्व का प्रयोजन सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य निर्धारित करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, क्या न्यायपालिका राज्य की परिभाषा की परिधि में आता है? वेदर जुडिशरी इज इंक्लूडेड विद इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो अब इसको देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। लंबे समय तक यह विवादास्पद मुद्दा रहा कि क्या न्यायपालिका भी राज्य की परिभाषा में आती है। यह प्रश्न सर्वप्रथम नरेश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1967 SC 1 के मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया था। न्यायालय ने इस विषय पर कोई निश्चयात्मक मत व्यक्त नहीं किया है। उसने केवल यह कहा है कि यदि यह मान भी लिया जाए कि न्यायपालिका राज्य है, तो भी उसके आदेशों के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे आदेशों से नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है। आर्टिकल 32 जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी किया जा सकता है, और शायद 5 प्रकार की रिटें होती हैं। किंतु AR अंतुले बनाम RS नायक AIR 1988 SC 153 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि न्यायालय ऐसे आदेश या निर्देश नहीं दे सकता है जो नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हों। इसका तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य शब्द में न्यायपालिका भी सम्मिलित की जा सकती है, किंतु जब तक नरेश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का निर्णय उलट नहीं दिया जाता, तब तक स्थिति पूर्ववत रहेगी।
क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि को परिभाषित कीजिए। अनुच्छेद 13 के प्रयोजन के लिए विधि के अंतर्गत कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ियाँ और प्रथाएं सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 13 में विधि शब्द को विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। सम्मिलित शब्द यह सूचित करता है कि यह गणना उदाहरणात्मक है, सर्वांगीण नहीं है। सर्वांगीण मतलब इस प्रकार विधि में उपरोक्त के अलावा अन्य को भी शामिल किया जा सकता है। द्वारकानाथ बनाम स्टेट AIR 1959 SC 249 के मामले में कार्यपालिका अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रशासनिक आदेश को अनुच्छेद 13 में विधि माना गया है। विधि शब्द में सरकार द्वारा अपने अधिकारी को दिए गए निर्देश शामिल नहीं हैं। विधि शब्द के अधीन केवल अधिनियम ही नहीं आते, बल्कि ऐसी रूढ़ियाँ और प्रथाएं भी हैं जिनमें कानून का बल है, परंतु ऐसे व्यक्तिगत विधि जो कि अहिंसाबद्ध हैं, विधि की परिभाषा में नहीं आते हैं, असंहिताबद्ध हैं। ठीक। अनुच्छेद 13 का भाग 2 का मुख्य उद्देश्य संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों की सुरक्षा की सर्वोपरि को बनाए रखना है। रेणु बनाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 30,000 AIR 2014 SC 2175। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। न्यायिक पुनराविलोकन का सिद्धांत भारत के संविधान में किस प्रकार समाविष्ट है? हाउ इज द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित स्पष्ट उपबंध संविधान में ही निहित है। वस्तुतः संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालयों 226 को ही प्रदान की गई है। अपनी इस शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा विधान मंडलों द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है जो संविधान के भाग 3 में दिए गए किसी उपबंध की असंगति में हो। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य AIR 1950 SC 27 के वाद में मुख्य न्यायाधिपति श्री कानिया ने कहा है कि संविधान निर्माताओं ने तो केवल चेतावनी के रूप में अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित उपबंधों का समावेश किया है, अन्यथा इसकी अनुपस्थिति में भी न्यायालयों को ऐसी शक्ति सहज रूप से प्राप्त है। भारत में संविधान सर्वोच्च विधि है और एक अधिनियमित को विधिमान्य होने के लिए यह आवश्यक है कि वह सभी प्रकार के संविधान के उपबंधों के अधीन हो। मद्रास राज्य बनाम VG राव AIR 1952 SC 196 के वाद में मुख्य न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री ने कहा, हमारे संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित स्पष्ट उपबंध दिए गए हैं जो कि संविधान के अनुकूल हैं। न्यायालय एक सजग प्रहरी के रूप में संविधान की रक्षा न्यायिक पुनर्विलोकन जैसे हथियार के माध्यम से करता है। तो ये रहा इसका ओवरऑल आंसर। ये तो अभी स्मॉल टाइप क्वेश्चन आंसर है। आगे चलते हैं। इसमें अभी और आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, कृष्णा सैनिटेशन सोसाइटी जैतून बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश AIR 2017 NOC 146 हिमाचल प्रदेश के मामले में यह कहा गया है कि सद्भावपूर्ण कार्रवाइयों के न्यायिक पुनर्विलोकन की आवश्यकता नहीं होती है।
इस प्रकार न्यायिक पुनर्विलोकन की इस शक्ति के अंतर्गत देश का उच्चतम न्यायालय तथा राज्य के उच्च न्यायालय सभी पूर्व संविधान विधियों और संविधानोत्तर विधियों को, यदि वे संविधान के भाग 3 के उपबंधों का अतिक्रमण करती है, असंवैधानिक घोषित कर सकता है। मतलब शून्य घोषित कर सकता है, उसका कोई मान्य नहीं होगा जो भी ऐसा नियम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? उत्तर है इसका, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है शब्दों, लेखों, मुद्रणों, चिन्हों या किसी अन्य प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त करना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी व्यक्ति के विचारों को किसी ऐसे माध्यम से अभिव्यक्ति करना सम्मिलित है जिससे वह दूसरों तक उन्हें संप्रेषित कर सके। इस प्रकार संकेतों, अंकों, चिन्हों तथा ऐसे ही अन्य क्रियाओं द्वारा किसी व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति सम्मिलित है। अनुच्छेद 19 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति शब्द इसके क्षेत्र को बहुत विस्तृत कर देता है। विचारों के व्यक्त करने से जितना भी माध्यम है, विचारों को व्यक्त करने के जितनी भी माध्यम है, वे अभिव्यक्ति पदावली व के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मतलब ये नहीं बस आता है कि बस शब्दों का, यहाँ पे देखिए लिखा है ऊपर, शब्दों, लेखों, मुद्रणों, मतलब जिस भी माध्यम से आप अपने विचार को व्यक्त करें वही अभिव्यक्ति इसमें संविधान में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में ही आगे है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्रीय शासन प्रणाली की आधारशिला है, क्योंकि इस स्वतंत्रता के द्वारा ही जनता की तार्किक और आलोचनात्मक शक्ति का विकास हो सकता है और जनता की इस शक्ति के विकास से लोकतंत्री सरकार को सुचारू रूप से चलाने में सहायता मिलती है। स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स AIR 2014 SC 2019-4 के मामले में यह कहा गया है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ वंस पर्सनालिटी। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, सम्यक विधि प्रक्रिया क्या है? व्हाट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली अमेरिकी संविधान में प्रयुक्त की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा विहित प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। सम्यक विधि प्रक्रिया के अंतर्गत नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत समाहित किया गया है और इसके अंतर्गत न्यायालय को संसद द्वारा बनाई गई विधि की युक्तियुक्तता की जांच करने। युक्तियुक्तता मतलब होता है कि क्या वो मूल अधिकार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, की जांच करने का अधिकार होता है। AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य AIR 1950 SC 27 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नैसर्गिक मतलब होता है फंडामेंटल, न्याय मतलब राइट, फंडामेंटल न्याय का सिद्धांत सम्मिलित नहीं है। अतः न्यायालय संसद द्वारा बनाई गई विधि की युक्तियुक्तता की जांच नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पूछेगा अगर कि न्यायालय संसद द्वारा बनाई गई विधि की युक्तियुक्तता की जांच किस केस में बताया गया कि नहीं कर सकता है, तो उसका आंसर होना चाहिए AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य। इसका आगे दिया है, परंतु मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 SC 597 के मामले में निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद आर्टिकल 21 में प्रयुक्त प्रक्रिया का अर्थ ऐसी प्रक्रिया है जो ऋजु, न्यायपूर्ण और युक्तियुक्त हो तथा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत भी सम्मिलित है। ये हो गया पूरा इसका। इसको एकदम रट के लिखना है,
अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तब भी आपको CLA का ज़रूरत पड़ेगा ही, क्योंकि पता चलेगा ना कि स्मॉल आंसर टाइप में कितना लिखना रहता है और लॉन्ग आंसर टाइप में कितना लिखना रहता है। अगर आप बुक पढ़े रहेंगे तो ये सब जो इसमें लैंग्वेज यूज किया गया है वो आपको आसान लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में अभी आगे दिया गया है, अतः इस निर्णय से भारतीय संविधान में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अमेरिकी संविधान के सम्यक विधि प्रक्रिया के समान हो गई तथा अब न्यायालय संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि को युक्तियुक्तता की जांच कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी की लिखी। राइट शॉर्ट नोट ऑन राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का मूल अधिकार 1860 संविधान संशोधन, जिसको अमेंडमेंट कहते हैं, अधिनियम 2002 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 क जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 21 क यह उपबंधित करता है कि राज्य ऐसी रीति से जैसा कि विधि बनाकर निर्धारित करे 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगी। अतः 86वें संविधान संशोधन ने देश के सभी बच्चों को जिनकी आयु 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार प्रदान कर दिया है। इसमें आगे दिया है, उच्चतम न्यायालय ने मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 3 ASCC 666 के मामले में यह निर्णय दिया है कि शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1993 1 ASCC 645। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि केवल 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा पाने का मूल अधिकार है। उच्च शिक्षा के मामले में अधिकार राज्य की आर्थिक क्षमता पर निर्भर करेगा, यानी कि राज्य चाहे तो कर सकता है उच्च शिक्षा के लिए भी। तो जो यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है तो राज्य चाहता है तब मिलता है, कोई किसी का अधिकार नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है देख लेते हैं। आच्छादन का सिद्धांत समझाइए। व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स एक्सप्लेन। आच्छादन का सिद्धांत, यदि कोई संविधान पूर्व विधि किसी मूल अधिकार से असंगत है तो वह संविधान के लागू होने के बाद से ऐसे मूल अधिकार से आच्छादित हो जाने के कारण मृतप्राय हो जाती है, उसे लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 13 भाग 1 के अनुसार वह मूल अधिकार से असंगत होने के कारण ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होते हैं, किंतु संविधान से पहले की अवधि में उसके अधीन उत्पन्न अधिकारों और दायित्वों के संबंध में उसका प्रभाव पूर्ववत वैध बना रहता है, क्योंकि वह आरंभ में और इस अवधि के दौरान वैध थी। मतलब इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई ऐसा नियम बन गया था पहले जो कि आज के फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुंचाता है, तो जो पूर्व में निर्णय दिया गया था तो उसको पूर्ववत बना रहेगा, भले ही उसमें चेंज कर दिया जाए, क्योंकि उस टाइम तक तो वो वैध था, अब पता चला कि वो अवैध है। इसमें ओवरऑल यही कहा गया। कहाँ थे तो हम, तो यहाँ से ऐसी विधि को संविधान के बाद प्रभावशील बनाने के लिए उस पर से मूल अधिकार का आच्छादन हटाना जरूरी होता है। आच्छादन को हटा देने पर वह पुनः सजीव होकर लागू हो सकता है। आच्छादन हटाने के लिए संविधान में उसी मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है जिसके द्वारा वह विधि आच्छादित थी। अर्थात असंगत होने के कारण संविधान के होने के बाद शून्य हो गई थी।
यही आच्छादन का सिद्धांत है जो अनुच्छेद 13 के भाग 1 के अंतर्गत संविधान से पूर्व बनाई गई ऐसी विधियों को लागू होता है जो किसी भी मूल अधिकार से असंगत होती हैं। आच्छादन का सिद्धांत भिकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य AIR 1955 SC 781 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस मामले में मध्य प्रदेश राज्य के एक कानून के अंतर्गत जो संविधान से पूर्व बनाया गया था, राज्य सरकार मोटर यातायात के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर ली थी, मोनोपोली। क्वेश्चन नंबर 10 में ही अभी आ गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य जो था वो मोनोपोली हासिल कर लिया था मोटर वाहनों के नियमों पे, तो उसके बाद अब यहाँ पे लिखा उसको देखते हैं। और सभी निजी व्यक्तियों को उस व्यापार से बहिष्कृत कर सकती थी। यह विधि संविधान लागू होने पर अनुच्छेद 19(1)(6) का उल्लंघन करती थी। अस्तु संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा अनुच्छेद 19(6) में संशोधन करके उसमें नया उपखंड 2 जोड़कर राज्य को ऐसे व्यापार को रोकने का एकाधिकार प्रदान कर दिया गया। इस संशोधन को चुनौती दिए जाने पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संशोधन के फलस्वरूप मृत प्राय विधि पुनः सजीव हो गई है, क्योंकि संशोधन ने उस पर से अनुच्छेद 19(1)(6) के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकार का आच्छादन हटा दिया है। अब यह विधि असंगति के मापों और अयोग्यताओं के मुक्त हो गई है। उसे पुनः अधिनियमित करने की आवश्यकता नहीं है। दुलारी लोध बनाम थर्ड एडिशनल जज कानपुर AIR 1985 SC 1260 के बाद में यह निर्णय दिया गया है कि आच्छादन का सिद्धांत संविधानोत्तर विधियों पर भी लागू होता है, भले वे नागरिकों से ही संबंधित क्यों न हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 था। अब 11 देख लेते हैं क्या करा। पृथक्करणीयता का सिद्धांत को समझाइए। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। पृथक्करणीयता का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 13 के खंड 1 में प्रयुक्त वाक्यांश ऐसे असंगति की सीमा तक और खंड 2 में प्रयुक्त वाक्य उल्लंघन की सीमा तक से विधानमंडल का यह आशय जाहिर होता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका उल्लंघन करने वाली संविधान पूर्व विधि या संविधानोत्तर विधि के केवल वह ही भाग अवैध घोषित किए जाएं जो मूल अधिकारों से असंगत हों या उनका उल्लंघन करते हों। संपूर्ण विधि को अवैध घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आगे कह रहा हूँ। इस व्याख्या के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिसका अर्थ यह है कि यदि किसी अधिनियम का अवैध भाग उसके शेष भाग से बिना विधानमंडल के आशय को विफल किए या पूरे अधिनियम के मूल उद्देश्य को समाप्त किए बिना अलग किया जा सकता है, तो केवल मूल अधिकारों से असंगत वाले भाग को ही अवैध घोषित किया जाएगा, पूरा अधिनियम को नहीं। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य AIR 1950 SC 27 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निवारक निरोध अधिनियम 1950 की धारा 14 को असंवैधानिक घोषित किया था और कहा था कि इस धारा को अधिनियम से अलग कर देने पर अधिनियम की प्रकृति, संरचना या उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है और धारा 14 को अवैध घोषित कर देने से शेष अधिनियम की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार बम्बई राज्य बनाम बालसरा AIR 1951 SC 318 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने बम्बई प्रांत के मद्य निषेध अधिनियम
49 के केवल कुछ उपबंधों को असंवैधानिक घोषित किया था और शेष अधिनियम वैध बना रहा था। किंतु यदि अधिनियम का अवैध भाग उसके वैध भाग से अभिन्न रूप से इस प्रकार जुड़ा हुआ हो कि अवैध भाग को अलग करने पर अधिनियम का उद्देश्य विफल हो जाता है, तो न्यायालय पूरे अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर देगा। किसी अधिनियम का कोई अवैध भाग उसके वैध भाग से अलग किए जाने योग्य है या नहीं, इस बात के लिए निर्णायक तत्व विधानमंडल का आशय होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं क्या कहता है। क्या भारत का उच्चतम न्यायालय अति विलंब के आधार पर एक मूल अधिकार का प्रवर्तन करने से मना कर सकता है? व्याख्या कीजिए। कैन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिफ्यूज टू इन्फोर्स अ फंडामेंटल राइट ऑन द ग्राउंड ऑफ लैंचेस? डिस्कस करना है इसको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन याचिका का फाइल करने के लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। परिसीमा अधिनियम के अधीन 90 दिन की अवधि का नियम अनुच्छेद 32 के अधीन मूल अधिकार उपचार पाने के मामले में लागू नहीं होता है। उच्चतम न्यायालय अति विलंब के आधार पर मूल अधिकार का प्रवर्तन करने से इनकार कर सकता है, अर्थात यदि कोई व्यक्ति अति विलंब से न्यायालय में आता है तो उसे उपचार नहीं प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल एक ही शर्त है कि उपचार युक्त समय के भीतर मांगा जाए। युक्त समय सीमा की स्वीकृति न्यायालय के विवेकाधीन है। इसमें अब जो केसेस हैं उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में जो केसेस हैं देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम बहादुर सिंह 1983 3 SCC 731 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि विलंब का कोई उचित स्पष्टीकरण दिया जाता है तो न्यायालय इसी आधार पर उपचार देने से इनकार नहीं करेगा। त्रिलोक चंद्र मोती चंद्र बनाम HV मुंशी EIR 1970 SC 898 के मामले में न्यायाधिपति श्री हिदायतुल्लाह ने मूलाधिकारों के प्रवर्तन के लिए परिसीमा अवधि के संबंध में विचार व्यक्त किया कि इस मामले में अधिकतम परिसीमा विहित नहीं की सकती है और यह न्यायिक विवेक पर ही निर्भर करेगा कि न्यायालय मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए याचिका स्वीकार करे या इनकार करे। तो ये था ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 12, जो कि कह रहा था क्या भारत का उच्चतम न्यायालय अति विलंब के आधार पर एक मूलाधिकार का प्रवर्तन करने को मना कर सकता है। तो ये पूरा आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये क्या कहता है, महाभियोग क्या होता है? व्हाट इज इम्पीचमेंट? महाभियोग वह प्रक्रिया है जिसका प्रयोग राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए किया जाता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61, 124 के भाग 4, भाग 5, 217, 218 में है। महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो गई हो। अनुच्छेद 61 के अनुसार, जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है, के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसे कोई भी आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि पहला, प्रस्तावित आरोप एक संकल्प के रूप में न हो, दूसरा, जो कि कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना देने के बाद न प्रस्तुत किया गया हो, और तीसरा कहता है जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके प्रस्तावित करने का तथ्य प्रकट न किया हो, और चौथा इसमें कहता है उस सदन के कुल सदस्य संख्या से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसे संकल्प को पारित न कर दिया गया हो जब संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार का आरोप लगाया जा चुका हो, तब दूसरा सदन उस आरोप की जांच करेगा
जांच या तो सदन स्वयं करेगा या किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के द्वारा कराएगा, जिसको उस सदन द्वारा निर्दिष्ट किया गया जाएगा। यहाँ पे बोला आगे, राष्ट्रपति को इस जांच में स्वयं उपस्थित होकर या वकील द्वारा अपना बचाव प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। यदि जांच के बाद वह सदन अपनी सदस्य संख्या से कम 2/3 बहुमत द्वारा एक संकल्प पारित करके यह घोषित कर देता है कि राष्ट्रपति पर लगाया गया आरोप साबित हो चुका है, तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसको पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाना होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 13, महाभियोग क्या होता है, इसके संबंध में पूरा आंसर है। अभी इसमें आगे भी दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 में आगे दिया है, अनुच्छेद 124 भाग 4 भाग 5 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल 2 आधारों सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए समावेदन प्रत्येक सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सदन में उपस्थित और मतदान प्राप्त करने वाले सदस्यों से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। इसके पश्चात समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाएगा और उसके आदेश दे देने पर उसके पद से हटा दिया जाएगा। ऐसा समावेदन संसद के एक ही सत्र में प्रस्तावित और स्वीकृत होना चाहिए। ऐसे किसी प्रस्ताव के संसद में रखे जाने तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता का अन्वेषण और साबित करने की प्रक्रिया संसद विधि द्वारा विनियमित करेगा। अनुच्छेद 217 1 ख के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसी तरह और उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस रीति और जिन कारणों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अनुच्छेद 124 4 के तहत हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 218 के अनुसार अनुच्छेद 124 4 और 5 के उपबंध जहाँ जहाँ उच्चतम न्यायालय के प्रति निर्देश हैं, वहाँ वहाँ उच्च न्यायालयों के प्रति निर्देश प्रतिस्थापित करके उच्च न्यायालय के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उच्चतम न्यायालय के संबंध में लागू होंगे। देखिए, हम बता दें एक बात, आप CLA ले लीजिए और उसके ऊपर पढ़िए। ये वीडियो केवल रिवीजन के लिए रहेगा। आप एक बार पढ़ के जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपके दिमाग में पूरा क्वेश्चन बैठ जाएगा और आप आंसर देने में समर्थ हो जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, भारत का महान्यायवादी पर टिप्पणी लिखिए। राइट नोट ऑन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान करता है। महान्यायवादी भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 76 भाग 4 के अनुसार राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखता हो। महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न पद धारण करता है तथा ऐसा परिश्रमिक पाता है जिसे राष्ट्रपति निर्धारित करे। महान्यायवादी भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है और वह ऐसे विधि संबंधी उपबंधों का मंत्रणा देता है जिसे राष्ट्रपति समय समय पर उसे सौंपे। उसे अपने कर्तव्यों के पालन में देश के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी को संसद के किसी सदन में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, किंतु उसे संसद में मतदान का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। संसद के विघटन को समझाइए।
एक्सप्लेन टू द डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। विघटन लोकसभा का होता है। राज्यसभा संसद का एक स्थायी सदन है, इसलिए इसका उसका विघटन नहीं होता है। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 85(2) के अंतर्गत किया जाता है। विघटन का अर्थ है कि लोकसभा समाप्त हो गई है, भले ही उसने अपनी 5 वर्ष की अवधि पूरी न की हो। लोकसभा के विघटन और उसके सत्रावसान में यही अंतर है कि विघटन में स्वयं लोकसभा ही समाप्त हो जाती है, जबकि सत्रावसान में लोकसभा के किसी विशेष सत्र की समाप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 15 में अब आगे देखते हैं क्या कर रहा है। लोकसभा के विघटन का प्रभाव संसद की कार्यवाहियों पर निम्नलिखित प्रकार से पड़ता है। पहला, यदि कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है राज्यसभा में लंबित है तो वह समाप्त नहीं होता है, अनुच्छेद 107 के भाग 4 के अनुसार। दूसरा क्या कहता है, यदि कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जिसे लोकसभा से ने पारित कर दिया है किंतु राज्यसभा में लंबित है तो वह समाप्त हो जाएगा, अनुच्छेद 107(5) के अनुसार। ये था क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या कहता है। संसदीय विशेषाधिकार क्या है? व्हाट इज पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसदीय विशेषाधिकार का उपबंध करता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को निम्न विशेषाधिकार प्राप्त हैं। पहला, भाषण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 105(1) संसद के सदस्यों को संसद के भीतर भाषण देने का स्वतंत्रता प्रदान करता है। सदस्यों द्वारा संसद में बोले गए शब्दों के लिए किसी न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जा सकती है, चाहे वे शब्द मानहानिकारक ही क्यों न हो। और दूसरा कहता है, सदन की कार्यवाहियों के प्रकाशन का प्राधिकार, अनुच्छेद 105(2) के अंतर्गत संसद अपनी कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 105(2) का संरक्षण केवल उन प्रकाशनों को प्राप्त है जो सदन के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं। तीसरा क्या कहता है, अन्य विशेषाधिकार जो हैं संसद के, अन्य विशेषाधिकार के अंतर्गत संसद सदस्यों को निम्न अधिकार प्राप्त हैं। पहला, गिरफ्तारी से स्वतंत्रता। दूसरा, गुप्त सत्र चलाने का अधिकार। तीसरा, कार्यवाहियों के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार। चौथा, कार्यवाहियों के विनियम का अधिकार। पाँचवां, सदन के अवमान के लिए दंड देने का शक्ति। ये था क्वेश्चन नंबर 16, संसदीय विशेषाधिकार क्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, संसद में विधेयक पारित करने की प्रक्रिया क्या है। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ पास अ बिल इन पार्लियामेंट? संविधान का अनुच्छेद 107 साधारण विधेयक पारित किए जाने की प्रक्रिया का उपबंध करता है। आर्टिकल 107, साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है। यदि दोनों सदनों में विधेयक के संबंध में असहमति उत्पन्न होती है तो विधेयक पारित नहीं समझा जाएगा, और यदि दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति 6 माह तक बनी रही तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। अनुच्छेद 109 धन विधेयक पारित करने के संबंध में प्रक्रिया बताती है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, वह राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। कोई धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिश के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा को अपनी सिफारिश के साथ धन विधेयक को 14 दिन के भीतर लोकसभा को वापस करना पड़ता है। वित्त विधेयक के मामले में भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो धन विधेयक के मामले में अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, लंबित विधेयकों पर
लोकसभा के सत्रावसान और विघटन का प्रभाव की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल ऑन पेंडिंग बिल्स। लंबित विधेयकों पर लोकसभा के सत्रावसान और विघटन का प्रभाव निम्नलिखित होता है। पहला है, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होता है। और दूसरा, लोकसभा में लंबित विधेयक समाप्त हो जाता है। और तीसरा, लोकसभा से पारित विधेयक किंतु राज्यसभा में लंबित विधेयक लुप्त हो जाता है जब तक कि इसे सदनों की संयुक्त बैठक करने की राष्ट्रपति की घोषणा द्वारा बचा नहीं लिया जाता है। अनुच्छेद 107 के 3, 4, 5 में ये कहा गया है। इंग्लैंड में संसद के विघटन होने पर संसद में लंबित सभी कार्यवाहियां समाप्त हो जाती हैं क्योंकि वहाँ विघटन का अर्थ दोनों सदनों से लगाया जाता है। भारत में केवल लोकसभा का ही विघटन होता है, राज्यसभा का नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 समाप्त हो गया, जो कि था लंबित विधेयक के मामले से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। विनियोग विधेयक क्या है? व्हाट इज अप्रोप्रिएशन बिल्स? वार्षिक बजट में दर्शाए गए अनुदानों को अनुच्छेद 113 के अंतर्गत लोकसभा द्वारा स्वीकार किए जाने पर उन अनुदानों को और भारत की संचित निधि पर भारित व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित सभी धन भारत की संचित निधि में से विनियोजित किए जाने के लिए अनुच्छेद 114 के अंतर्गत एक विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है जिसको विनियोग कहा जाता है। विनियोग विधेयक में ऐसा कोई संशोधन किसी भी सदन में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है जो किसी अनुदान की रकम में कोई परिवर्तन करता हो। विनियोग विधेयक के संसद द्वारा पारित किए हुए बिना सिवाय अनुपूरक अनुदानों अनुच्छेद 116 के अंतर्गत और लेखा अनुदान, प्रत्यय अनुदान आदि अनुच्छेद 116 के अंतर्गत के भारत की संचित निधि में से कोई भी धन नहीं निकाला जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर जो 20 है, एक क्या कहता है देखते हैं। छद्म विधायन को परिभाषित कीजिए। डिफाइन कॉलरेबल लेजिस्लेशन। छद्म विधायन की परिभाषा डिफिनेशन ऑफ कॉलरेबल लेजिस्लेशन। यदि संविधान केंद्र और राज्यों में विधायी शक्ति का विभाजन करता है और मूल अधिकारों के रूप में उन पर आवश्यकता सीमाएं निर्धारित करता है जैसे कि हमारे संविधान के अंतर्गत है, तो ऐसे प्रश्न भी उठ सकते हैं कि क्या विधानमंडल ने शक्ति का प्रयोग करके संवैधानिक सीमाओं की अतिक्रमण किया है या अपनी शक्ति से बाहर कार्य किया है। इस प्रकार का अतिक्रमण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि यद्यपि विधानमंडल किसी विधि को बनाने में ऊपरी तौर से अपनी शक्तियों के भीतर कार्य करता है, तथापि सार्थ या यथार्थ में वह संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण करता है। ऐसे परोक्ष विधान की छद्म विधान कहते हैं। ऐसे मामलों में अधिनियम का सार महत्वपूर्ण होता है, उसका बाह्य रूप या आकृति नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 में ही अभी आ गए हैं। आर.एस. जोशी बनाम अजीत मिल्स लिमिटेड AIR 1977 SC 1297 के वाद में न्यायाधिपति श्री कृष्ण अय्यर ने छद्म विधायन की परिभाषा इस प्रकार की है। छद्मता से तात्पर्य अक्षमता से है। कोई वस्तु छद्ममय तब होती है जब वह जिस रूप में प्रकट की जाती है वास्तव में उस रूप में नहीं होती है। भारतीय शब्दावली में इसे माया कहते हैं। छद्मता में दुर्भावना का तत्व नहीं होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 20 जो कि छद्मता से संबंधित पूछा था, उसको देख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है?
तत्व एवं सार के सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस। तत्व एवं सार के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस। जब तक विधानमंडल द्वारा बनाई गई कोई विधि दूसरे विधानमंडल के क्षेत्र में अतिक्रमण करती है तो इस बात की अवधारणा करने के लिए कि प्रश्नास्पद विधान उस विधानमंडल की शक्ति के अधीन आता है या नहीं जिसने उसे बनाया है, न्यायालय सारतत्व का सिद्धांत लागू करता है। प्रायः अधिनियमों में ऐसे सिद्धांत होते हैं जो आनुषंगिक इंसिडेंटली रूप से दूसरे विधानमंडल के विधान विषयों पर अतिक्रमण करते हैं। यदि शाब्दिक निर्वाचन किया जाए तो इस प्रकार के विधान अवैध हो जाएंगे, किंतु यदि विधान सारवान रूप से या विधान का वास्तविक उद्देश्य ऐसे विषय से संबंधित है जिस पर वह विधानमंडल विधि बनाने में सक्षम है तो उसे विधिमान्य घोषित किया जाएगा। उसके आगे है, भले ही वह दूसरे विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषय पर आनुषंगिक रूप से अतिक्रमण करता है, उस विधान की वास्तविक प्रकृति तथा स्वरूप का पता लगाने के लिए पूरे अधिनियम पर विचार किया जाएगा और उसके उद्देश्य और विस्तार तथा उसके उपबंध के प्रभाव की जांच की जाएगी। एस कृष्ण बनाम मद्रास राज्य AIR 1957 SC 297 में बताया गया। दूसरा केस कौन सा है? प्रफुल्ल कुमार बनाम बैंक ऑफ खुलना AIR 1947 प्रिवी काउंसिल 60 के मामले में प्रिवी काउंसिल ने इस सिद्धांत को लागू किया है। बंगाल विधानमंडल ने ऋण का व्यापार नियंत्रण करने के लिए बंगाल मनी लेंडर्स एक्ट 1946 पारित किया है। इस अधिनियम ने बंगाल प्रांत में ऋण पर ब्याज दर की एक सीमा निर्धारित कर दी जिससे ऋणदाता अधिक ब्याज संविदा करके भी वसूल नहीं कर सकते थे। वादी ने, जो एक ऋणदाता था, इस अधिनियम को इस आधार पर चुनौती दी कि यह बंगाल विधानमंडल की विधायी शक्ति से बाहर है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि अधिनियम प्रांतीय विधानमंडल की विधायी शक्ति के अंतर्गत है क्योंकि इसका सार तत्व या मुख्य उद्देश्य राज्य सूची के विषय ऋण या ऋणदाता से संबंधित था, भले ही यह आनुषंगिक रूप से संघ सूची के विषय वचन पत्र का अतिक्रमण कर रहा हो। ये था ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 21 जो कि पूछा था तत्व एवं सार का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन कीजिए। डिस्कस द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 121 में यह उपबंधित है कि जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हों और राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां वर्तमान हैं जिनमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेंगे जो उस वक्त परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हों। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद द्वारा पारित अधिनियम का होता है। प्रत्येक ऐसा अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद के पुनः समवेत रिसेम्बल होने की तारीख से 6 माह की समाप्ति 6 माह की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी, जब तक कि 6 सप्ताह के पूर्व दोनों सदन उसके अनुमोदन के संकल्प को पारित न कर दें। राष्ट्रपति किसी समय अपने द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को वापस ले सकता है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संसद की विधायिनी शक्ति की सहविस्तारी को एग्जीक्यूटिव
अर्थात यह उन्हीं विषयों से संबंधित है जिन पर संसद को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। अतः यदि कोई अध्यादेश ऐसा उपबंध करता है जिसे अधिनियमित करने का संसद का अधिकार नहीं है तो वह शून्य होगा। इस प्रकार किसी अध्यादेश द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुच्छेद 13(3)(a) के अधीन विधि शब्द के अंतर्गत अध्यादेश भी शामिल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 तक ही पार्ट 1 में रहने देते हैं। आगे देखते हैं कितना क्वेश्चन में बाकी है। जो स्मॉल टाइप आंसर है इसमें कुल 39 क्वेश्चन है। आज हम लोग 22 क्वेश्चन कर चुके हैं। कल के वीडियो में बाकी जो बचा उसको करेंगे। देखिए आज यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 22 तक ही रहने देते हैं। कल इसके आगे का पार्ट 2 लाएंगे और उसमें जो इसमें 39 क्वेश्चन आंसर दिया है उसको कंप्लीट करेंगे। देखिए अगर आप CLA ले लेते हैं इसका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का और एक बार अपने आप से पढ़ के फिर अगर वीडियो देखते हैं तब तो बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। अगर नहीं ले सकते हैं तो वीडियो को 2 बार देखना पड़ेगा।